हाँ तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किशन स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और होली से रंगों से मस्ती कर रहे होंगे। और शाम के बज चुके हैं 5, तो मैं लेके आया हूँ जीएस की एक महत्वपूर्ण वेरी इंपोर्टेंट क्लास। तो दोस्तों, चलिए तो क्लास की तरफ देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, मणिपुरी कहाँ का लोक नृत्य है? मणिपुरी कहाँ का लोक नृत्य है? तो दोस्तों, मणिपुरी की बात करें, जो ऑप्शन पहला दे रखा है वो केरल है, दूसरा कथक, और जो तीसरा है शास्त्रीय है, और आठ डी है ऑप्शन वो मणिपुर। तो दोस्तों, जो मणिपुरी लोक नृत्य है वो दोस्तों मणिपुर का नृत्य है। दोस्तों, शास्त्रीय की बात करें तो जो दोस्तों असम का है, और ये नवीनतम नवीनतम लोक नृत्य है। लोक नृत्य है। कथक की बात करें दोस्तों तो ये उत्तर प्रदेश का है। और दोस्तों, केरल केरल की बात करें तो दोस्तों केरल में कथकली कथकली लोक नृत्य है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा, कामाख्या देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, कामाख्या देवी मंदिर जो पहला ऑप्शन है वो असम, दूसरा मिजोरम, तीसरा नागालैंड, जो ऑप्शन डी है वो मेघालय है। जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो असम है। दोस्तों, मिजोरम की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे चाप चारकूट महोत्सव मनाया जाता है। चाप चारकूट चाप चारकूट चाप चारकूट महोत्सव मनाया जाता है। और दोस्तों, नागालैंड की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे महोत्सव 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 मनाया जाता है। महोत्सव महोत्सव मनाया जाता है। दोस्तों, मेघालय की बात करें तो मेघालय में वंगला महोत्सव मनाया जाता है। वंगला महोत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये कामाख्या देवी मंदिर है वो आसाम असम में है। ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा, एम एस चिन्नास्वामी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है वो कोलकाता, दूसरा बी ऑप्शन दिल्ली, सी ऑप्शन बेंगलुरु, और डी ऑप्शन मुंबई। तो दोस्तों, जो हमारा सही आंसर है वो बेंगलुरु है। एम एस चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है। दोस्तों, बात करते हैं कोलकाता की। तो यहाँ पे दोस्तों ईडन ईडन गार्डन ईडन गार्डन स्टेडियम है। ठीक। थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं जिससे कि साफ दिखे। दोस्तों, दिल्ली बी ऑप्शन देखते हैं। दिल्ली, दोस्तों दिल्ली में क्या है? दिल्ली में दोस्तों अरुण अरुण जेटली स्टेडियम है। एक अरुण जेटली स्टेडियम। मुंबई की बात करें दोस्तों, मुंबई में वन खेड़ा, थोड़ा मोटा हो गया है थोड़ा, वन खेड़ा स्टेडियम खेड़ा स्टेडियम स्टेडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो इसमें ए ऑप्शन दे रखा है हैदराबाद, दूसरा कानपुर, और तीसरा ओडिशा, और चौथा जो है अहमदाबाद। तो दोस्तों, ये हमारा अहमदाबाद ऑप्शन नंबर डी सही है। दोस्तों, बात करते हैं हैदराबाद की बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे राजीव 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 गांधी राजीव गांधी
स्टेडियम है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, बी ऑप्शन जो है हमारा वो है कानपुर। कानपुर में कौन सा है? तो दोस्तों कानपुर की बात करते हैं दोस्तों, ग्रीन पार्क। कानपुर में ग्रीन पार्क, ग्रीन पार्क स्टेडियम है। ठीक। उड़ीसा की बात करते हैं दोस्तों, उड़ीसा में वारावती, वारावती स्टेडियम। ये अच्छे से याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पांचवा, आर्य समाज की स्थापना किसने की? दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती, और जो दूसरा है आत्माराम पांडुरंग, और सी ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, और तीसरा है रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों आर्य समाज की स्थापना जो की थी वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी आर्य समाज की स्थापना। जो दोस्तों स्थापना जो की थी वो दोस्तों किस सन में की थी? अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता है, सन पूछ लेता है दोस्तों, तो ये है 1875। 1875 में शुरू की थी, और जो शुरू की स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। इन्होंने एक नारा भी दिया था, मतलब एक उपदेश की बात कर लें तो इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो। ठीक। वेदों की ओर लौटो। और दोस्तों इन्होंने पुस्तकें भी लिखी थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने बुक्सें भी लिखी हैं। जो हमारी बुक्स है महत्वपूर्ण, उसको पहली जो बुक्स है वो है सत्यार्थ, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, हिंदी की बुक है ये, हिंदी भाषा में लिखी थी, हिंदी भाषा में लिखी थी। अगला देख लेते हैं, आत्माराम पांडुरंग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। आत्माराम पांडुरंग, इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना की। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें दोस्तों तो इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी। शांति निकेतन की स्थापना की। जो दोस्तों रविंद्रनाथ ने जो स्थापना जो शांति निकेतन की दोस्तों, ये हमारा पश्चिमी बंगाल में है। ये पश्चिमी बंगाल में है, बंगाल, पश्चिमी बंगाल में है। 41 विश्व धरोहर स्थल है, यानी 41 विश्व धरोहर स्थल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6वां, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो पहला ऑप्शन समुद्रगुप्त, दूसरा चंद्रगुप्त, और तीसरा श्रीगुप्त, और चौथा जो डी ऑप्शन है वो आर्यगुप्त है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। तो बात कर लेते हैं इसमें थोड़ा समुद्रगुप्त की। तो समुद्रगुप्त कौन था? तो दोस्तों इसको हम भारत का नेपोलियन, भारत, भारत का नेपोलियन कहते हैं, नेपोलियन। और ये गुप्त शासक भी रहा, गुप्त
शासक भी था। बात करें चंद्रगुप्त की, तो दोस्तों चंद्रगुप्त ये गुप्त वंश का, चंद्रगुप्त गुप्त वंश का जो था वास्तविक संस्थापक था, वास्तविक संस्थापक था। श्रीगुप्त तो गुप्त वंश का संस्थापक था, और आर्यगुप्त, आर्यगुप्त की बात करें तो दोस्तों इसका विवरण इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर 7, प्रश्न नंबर संख्या 7, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्र की दृष्टि से कौन सा है? तो दोस्तों सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों ये जो हमारा सही आंसर है वो दोस्तों राजस्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। और बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य की बात करते हैं, तो दोस्तों ये गोवा है, छोटा, ठीक, ये बड़ा है राजस्थान। और बात करें दोस्तों ये सिक्किम, सिक्किम की बात करें तो दोस्तों ये जनसंख्या दृष्टि से ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा राज्य है, सबसे छोटा राज्य। और जनसंख्या दृष्टि में बात करें सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो दोस्तों वो हमारा उत्तर प्रदेश है, जनसंख्या में सबसे बड़ा। बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ऑप्शन ए टेहरी बांध, ऑप्शन बी भाखड़ा नागल बांध, ऑप्शन सी हीराकुंड बांध, ऑप्शन डी इडुक्की बांध। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। तो बात कर लें दोस्तों टेहरी बांध, टिहरी बांध, टिहरी बांध की थोड़ा टिहरी बांध के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। टिहरी बांध है वो दोस्तों सबसे ऊंचा है, ऊंचा बांध है, ऊंचा बांध है, ठीक, सबसे ऊंचा बांध है भारत का। और बात करें दोस्तों भाखड़ा नागल बांध की, भाखड़ा नागल बांध ये भाखड़ा नागल बांध भी सबसे ऊंचा बांध है, पर ये गुरुत्वीय बांध की दृष्टि से है, गुरुत्वीय, गुरुत्वीय बांध है। हीराकुंड बांध हो गया, ये जो हीराकुंड बांध है जो दोस्तों वो महानदी पर है, महानदी पर है। इडुक्की बांध की बात करें दोस्तों ये पेरियार नदी पर है, पेरियार नदी पर है, जो कि दोस्तों ये केरल में स्थित है, ठीक। तो बात कर लेते हैं दोस्तों थोड़ा इसके हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध के बारे में। तो ये दोस्तों महानदी पर है, ठीक। और टेहरी बांध जो सबसे ऊंचा बांध है, जो दोस्तों जो टेहरी बांध है वो दोस्तों भागीरथी नदी पर है। ये इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, इसको आपने नोट ही कर लिया होगा, थोड़ा इसको मिटा लेते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में समझाते हैं। तो दोस्तों बात करें टेहरी बांध की, यहां तक ही सही है, टेहरी बांध ये दोस्तों नदी जो है हमारी वो भागीरथी है, भागीरथी नदी, ठीक, जो दोस्तों उत्तराखंड राज्य में है, उत्तराखंड राज्य में है, ठीक। बात करें उत्तराखंड का विभाजन जो हुआ था दोस्तों, ये हमारे उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। जो पहले इसका विभाजन हुआ वो उत्तरांचल इसका नाम दिया गया। जो इस जो विभाजन हुआ दोस्तों वो 9 नवंबर 2000 को हुआ था, ठीक।
9 नवंबर 2000 को हुआ था। इसकी राजधानी की बात कर लें दोस्तों तो इसकी राजधानी देहरादून है। इसकी राजधानी उत्तराखंड की देहरादून है। और दोस्तों ये मतलब हमारे भारत का 27वां राज्य, 27वां राज्य यानी 27वां नंबर का राज्य बना। ठीक। और दोस्तों यहाँ पे जो भाषाएं हैं वो भाषाएं कौन कौन सी बोली जाती हैं तो दोस्तों यहाँ पे जो भाषाएं हैं गढ़वाली और कुमाऊनी बोली जाती हैं। गढ़वाली और नंबर दूसरी कुमाऊं। ये दोस्तों हिंदी भाषा से ही निकली हैं। और यहाँ पे दोस्तों जो मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो दोस्तों ज्यादातर परीक्षा में पूछा जाता है, यहाँ उत्तराखंड में एक जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान है। थोड़ा इसको मिटा लेते हैं यहाँ से। राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो रामगंगा, और यहाँ पे रामगंगा एक और दूसरा है, इसका जो नाम है रामगंगा, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक। और इसे इसे जिम कॉर्बेट और यहाँ पे हेली नेशनल पार्क भी है। यहाँ पे उत्तराखंड में ही हेली नेशनल पार्क, नेशनल पार्क पार्क भी है। ठीक। हेली नेशनल पार्क भी है। और यहाँ पे ताल भी सभी यहीं पर हैं। जो ताल हैं दोस्तों, नैनीताल, नैनीताल में भी ये ताल जो हैं यहाँ सभी यहीं पर हैं। और बात करें दोस्तों यहाँ पे राज्य पुष्प की बात कर लेते हैं। राज्य पुष्प, राज्य पुष्प की बात करें तो दोस्तों ब्रह्म कमल। ठीक। जो ब्रह्मा जी के नाम पे ही ब्रह्म कमल नाम रखा गया है यहाँ के राष्ट्रीय पुष्प का। और ये पशु की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो पशु है राष्ट्रीय यहाँ का जो राज्य की पशु है वो कस्तूरी हिरण, कस्तूरी हिरण, हिरण। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों नमा, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? भारत में जो पहली संपूर्ण जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? ए ऑप्शन है 1951, बी ऑप्शन है 1872, सी ऑप्शन है 1881 और डी ऑप्शन 1947। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी है 1881। संपूर्ण जनगणना की बात करें तो दोस्तों ये किसके कार्यकाल में हुई थी? तो दोस्तों ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी, के समय हुई थी। बात कर लें दोस्तों 1951 की बात कर लें तो दोस्तों 1951 को स्वतंत्रता के स्वतंत्र स्वतंत्रता स्वतंत्र भारत की या स्वतंत्रता की फर्स्ट अधिवेशन या स्वतंत्र भारत की सॉरी जनगणना हुई थी। स्वतंत्र भारत की जो जनगणना हुई थी वो दोस्तों 1951 में हुई थी।
बात करें 1872, 1872 में पहली जनगणना हुई थी, पहली जनगणना। इसके समय हुई थी दोस्तों वो लॉर्ड मियो के समय, लॉर्ड मियो के समय हुई थी। और बात करें सन 1947 की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो 1947 में दोस्तों 22 जुलाई 1947 को ने भारत ने अपना अपना राष्ट्रीय ध्वज अपनाया, राष्ट्र ध्वज को अपनाया, राष्ट्र ध्वज अपनाया, जिसका दोस्तों डिजाइन जो किया था, शॉर्ट में समझ लेंगे या हिंदी में डाल देता हूं। डिजाइन जो किया था दोस्तों वो पिंगल पिंगली पिंगली वेंकैया ने किया, पिंगली वेंकैया ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 10वां विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो ए ऑप्शन है एस्कॉर्बिक, नंबर बी ऑप्शन है रेटिनॉल, सी है टेगोफेरॉल, और दोस्तों डी है थाइमीन। तो दोस्तों इसका विटामिन ए का जो सही ऑप्शन है वो दोस्तों ऑप्शन बी है, रेटिनॉल, रेटिनॉल। ठीक, बात कर लेते हैं विटामिन, ये स्कॉर्बिक है, इसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। ये विटामिन सी का नाम है, रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन ये थाइमीन जो है, थाइमीन विटामिन बी का रासायनिक नाम है, जिससे दोस्तों बेरी बेरी रोग होता है। रोग की बात कर लेते हैं, बेरी बेरी जो रोग होता है विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक, बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से होता है। और दोस्तों बात करें टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल जो है दोस्तों वो विटामिन ई है, विटामिन ई है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन 11वां, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों मैंने अभी ऊपर पढ़ाया था विटामिन के का रासायनिक नाम, इसमें देख लेते हैं दोस्तों। ये दोस्तों विटामिन के का रासायनिक नाम फ्लीकोबिमनॉन है, फ्लीकिम फ्लीकिबनॉन विटामिन के का रासायनिक नाम है। इससे दोस्तों ये हमें जो विटामिन के है उसका जो रासायनिक नाम फ्लीकिबनॉन है। इससे जो दोस्तों रोग की बात करते हैं, रोग, जिससे जो रोग होता है दोस्तों रक्त का थक्का ना जमना, रक्त का थक्का ना जमना। ठीक, और दोस्तों कैल्सीफेरॉल की बात करते हैं दोस्तों, ये डी का रासायनिक नाम है। ये हमें जो प्राप्त होता है वो सूर्य की किरणों से, सूर्य की किरण से, सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है, सूर्य की किरणों से हमें प्राप्त होता है। और ये दोस्तों जो इससे जो रोग होता है, रोग या बीमारी डाल सकते हैं, इससे जो रोग होता है वो सूखा, सूखा रोग। इसका जो दूसरा नाम है वो दोस्तों रिकेट्स, ये हड्डियों को कमजोर करता है। ऑप्शन सी देखते हैं दोस्तों, ये रेटिनॉल थाइमिन जो अभी मैंने पीछे बता दिया। ठीक, बी, विटामिन बी है इसका जो, और जो रेटिनॉल है विटामिन ए। और जो दोस्तों बात करें, एक क्वेश्चन जो आता है वो आता है जल में घुलनशील विटामिन कौन से, पूछ लिया जाता है जल में घुलनशील।
घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन कौन कौन से हैं? तो दोस्तों ये दो विटामिन हैं जो जल में घुलनशील हैं, विटामिन बी और सी हमारा आंसर है। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें, वसा में घुलनशील विटामिन, तो दोस्तों ये जो विटामिन है वो हैं ए, डी, ई, के। ये मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल ले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। 12वां क्वेश्चन है, सिक्किम कितने देश के साथ सीमा बनाता है? दोस्तों सिक्किम कितने देशों के साथ में सीमा बनाता है? तो दोस्तों सिक्किम हमारा कितने देशों के साथ सीमा बनाता है? तो दोस्तों सिक्किम 3 देशों के साथ में सीमा साझा करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक है। तो दोस्तों जो देश की बात करेंगे, देश कौन कौन से हैं? हमारा पहला जो देश है वो हमारा नेपाल, जो दूसरा है वो है चीन, ये साथ के साथ लिखते जाएंगे, और जो तीसरे की बात करते हैं तो भूटान। इन देशों के साथ में सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां, अरुणाचल प्रदेश कितने देशों के साथ, अरुणाचल प्रदेश कितने देशों के साथ सीमा बनाता है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 4 देशों के साथ में सीमा साझा करता है। जो देश कौन से हैं, देश को जान लेंगे एक बार। तो पहला जो देश है अरुणाचल प्रदेश का, वो दोस्तों ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, अरुणाचल प्रदेश कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश 4 देशों के साथ ही सीमा साझा करता है। और जो देश है, जो पहला है जो दोस्तों भूटान है, दूसरा है चीन, जो तीसरा है वो म्यांमार। जो दोस्तों भूटान है वो तिब्बत, इसमें दोस्तों तिब्बत भी सीमा साझा करता है। चौथा तिब्बत। ये 4 देश हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14वां, मिजोरम कितने देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो दोस्तों मिजोरम 2 देशों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। जो देश हैं दोस्तों वो हम जान लेंगे। नंबर 1 पहला जो है वो है दोस्तों म्यांमार, जो दूसरा देश है वो है बांग्लादेश, बांग्लादेश। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन है, भारत की प्राचीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो भारत की शास्त्रीय भाषा संस्कृत है, जिसका जो सही आंसर है। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि नवीनतम, नवीनतम बात, नवीन जो नवीन भाषा है दोस्तों हमारी वो उड़िया है। और दोस्तों जो उड़िया थी वो दोस्तों अस्तित्व में जो ली गई है, आई है, शास्त्रीय भाषा का जो दर्जा मिला है उसे 2014 में मिला है। ठीक, 2014 में मिला है। और जो उड़िया जो भाषा है वो कहाँ की है? तो दोस्तों जो भाषा है हमारी वो उड़ीसा की है, उड़ीसा की है। दोस्तों टोटल भाषा के यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि टोटल जो सभी कितनी कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, भाषा है। तो दोस्तों ये टोटल जो है हमारी जो 6 है। तो दोस्तों 6 को एक बार देख लेंगे। दोस्तों जो पहली भाषा है वो तमिल है, तमिल, जो दोस्तों 2004 में हमारी शास्त्रीय भाषा बनी थी। और नंबर जो 2 है वो जो है तेलुगु है, तेलुगु है। और नंबर 3 की बात करें दोस्तों तो कन्नड़ है। जो दोस्तों ये जो तेलुगु थी दोस्तों ये हमारी जो भाषा 2008 में हुई थी। और कन्नड़ की बात करें तो जो कन्नड़, कन्नड़ भी 2008 में ही शास्त्रीय भाषा बनी थी हमारी, जिनको दर्जा दिया गया था, शास्त्रीय भाषा में दर्जा दिया गया था। और जो 4 की बात कर लें दोस्तों तो जो चौथी है वो दोस्तों संस्कृत है, संस्कृत।
इसको जो दर्जा मिला है वो दोस्तों 2005 में मिला है। और पांचवी भाषा की बात करें तो दोस्तों मलयालम, मलयालम, मलयालम। इसको जो दर्जा मिला है दोस्तों वो 2013 में मिला है। और जो नवीनतम भाषा है दोस्तों, जो छठी भाषा है वो दोस्तों उड़िया है, जिसको दर्जा दोस्तों 2014 में मिला है, जिसको दर्जा 2014 में मिला है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो तेलुगु भाषा है, जो तेलुगु भाषा की बात करें तो दोस्तों ये याद कर देंगे कहाँ की है, ये तेलंगाना की है, तेलंगाना। ठीक। और जो दोस्तों तमिल है वो दोस्तों तमिलनाडु की है, तमिलनाडु की है। भारत की जो टोटल भाषाएं हैं वो दोस्तों 6 हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 है, कालबेलिया नृत्य किस राज्य का है? कालबेलिया नृत्य है दोस्तों वो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों कालबेलिया जो लोक नृत्य है दोस्तों वो ऑप्शन देख लेते हैं। जो ए ऑप्शन है हरियाणा, बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान है। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है राजस्थान, राजस्थान का नृत्य है। और दोस्तों हरियाणा की बात कर लेते हैं एक बार, हरियाणा का राज्य नृत्य कौन सा है? तो दोस्तों ये घूमर। ठीक। बात कर लेते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो है वो है कथक, कथक। ठीक। गुजरात की बात कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ का डांडिया, डांडिया और गरबा, ये महत्वपूर्ण जो है वो गरबा और डांडिया ये महत्वपूर्ण नृत्य हैं, इनको अच्छे से याद कर लेंगे। और दोस्तों ये जो नवीनतम है, ये जो नवीनतम है गरबा है, जो नवीनतम है, नवीन नृत्य है राजस्थान वहाँ गुजरात का। ठीक। और जो राजस्थान की बात करें तो ये कालबेलिया, ये ऑप्शन में दे ही रखा है, चलो लिख देते हैं एक बार कालबेलिया। ठीक। और बात कर लेते हैं एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है सरहुल। ये जो है दोस्तों ये झारखंड का है, सरहुल झारखंड का है। और एक जो है वो दोस्तों बिहू की बात कर लेते हैं, जो कि इंपोर्टेंट है, बिहू। ये दोस्तों हमारा असम, असम राज्य का है, असम राज्य का है बिहू। और दोस्तों यक्षगान की बात कर लें दोस्तों, एक यक्षगान है, इंपोर्टेंट है यक्षगान। यक्षगान की बात करें दोस्तों ये कर्नाटक का है, कर्नाटक का राज्य नृत्य है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये नोट करते जाएं। क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन जो है वो है दोस्तों, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ये क्वेश्चन थोड़ा टाइप गलत हो गया है। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ठीक। तो दोस्तों बात कर लेते हैं, ए ऑप्शन है संतूर, बी ऑप्शन शहनाई, और सी ऑप्शन है सितार, और डी ऑप्शन है सरोद। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है शहनाई। बिस्मिल्लाह खान जी का जो संबंध है दोस्तों वो शहनाई से है। और दोस्तों बात कर लेते हैं संतूर का। तो संतूर का संबंध किसका है? जिन जो संतूर का जो संबंध है वो दोस्तों शिव कुमार शर्मा जी का है, शिव कुमार शर्मा। और दोस्तों जो दूसरे हैं वो हैं भजन, भजन रूपारी। बात करें शहनाई का, बिस्मिल्लाह खान से है। शहनाई का संबंध दोस्तों एक और है जिनका नाम है शहनाई अली, अली अहमद जी, इनका भी संबंध शहनाई से है। बात करें दोस्तों सितार की, तो सितार का संबंध है पंडित, पंडित रविशंकर, रविशंकर जी का। और दोस्तों एक और है वो है विलायत खान, विलायत खान।
बात करें दोस्तों सरोद की, तो सरोद का जो संबंध है दोस्तों वो है अलाउद्दीन खान का। अला अलाउद्दीन अलाउद्दीन खान। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों 18वां। ताजमहल को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो दोस्तों ताजमहल को यूनेस्को में कब शामिल किया गया, जान लेते हैं। ताजमहल को कब शामिल किया गया, तो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ए ऑप्शन 2017, बी ऑप्शन 1983 और सी ऑप्शन 2002 और डी ऑप्शन है 2018। तो इसका जो सही जवाब है 1983 है। 1983 में दोस्तों, इसको डिटेल से थोड़ा पढ़ लेंगे। 1983 में अजंता की गुफा, तीन चीजों को इसमें शामिल किया गया 1983 में। वो दोस्तों नंबर 1 है अजंता, अजंता दोस्तों, और एलोरा की गुफा, एलोरा, एलोरा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं 1983 में ही इनको शामिल किया गया। जो दोस्तों एलोरा की जो गुफाएं हैं दोस्तों, वो कहां पर स्थित हैं, ऐसे पूछ लेता है इस क्वेश्चन को। तो ये दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। इस समय ही 1983 में ही दोस्तों आगरा का किला, आगरा का किला, आगरा का किला भी शामिल किया गया है। जो किले का नाम जो है वो दोस्तों आगरा का किला ही रहने देते हैं। आगरा का किला आगरा में है। और दोस्तों आगरा में जो है हमारा वो ताजमहल भी है, ताजमहल। ठीक। आगरा, ये महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश का राज्य है। बात कर लें दोस्तों यहाँ पे 2000, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऑप्शन, ये क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं दोस्तों। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो दोस्तों ये जो है असम में है, जो हमारा सही आंसर है असम। और दोस्तों ये एक सींग, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान की बात कर लें दोस्तों। राजस्थान में दोस्तों, राजस्थान में दोस्तों केवला देव, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है। जो दोस्तों जो विश्व धरोहर में जो शामिल किया गया था दोस्तों, वो 1985 में शामिल किया था केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ बात कर लेते हैं दोस्तों, ये कहां पर है, ये भरतपुर में है, राजस्थान का भरतपुर जिला है, भरतपुर में है। ठीक, भरतपुर में। अन्य नाम की बात कर लेते हैं दोस्तों इसका, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान का। तो इसका अन्य नाम है दोस्तों, अन्य नाम, अन्य नाम की बात कर लें दोस्तों तो इसको घाना राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, घाना राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक। बात करते हैं दोस्तों गुजरात की। तो गुजरात में दोस्तों गिर, गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान। बात कर लें दोस्तों, यहाँ पे एक जो क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे काजीरंगा जो है हमारा हो ही गया, असम में है। ये दोस्तों जो गुजरात में जो है जो राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, एशिया का, जो यहाँ से एशिया से यहाँ पे एशिया का राष्ट्रीय उद्यान, एक एशियाई शेरों के, शेरों
के लिए, एशियाई शेरों के लिए, एक क्वेश्चन है यहाँ, एशियाई शेरों के लिए फेमस है, तो यहाँ पे लिख लेंगे, एशियाई शेरों को डाल लेंगे, यहाँ पे एशियाई शेर हैं, उसके लिए फेमस है, यहाँ पे एशियाई शेर है। जैसे कि जो असम का है, यहाँ एक सींग वाले गैंडे के लिए है, ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। बस। अगला क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन भी याद करें तो दोस्तों, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन ओडिशा, सी ऑप्शन भरतपुर और डी ऑप्शन है तो सिक्किम है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो दोस्तों बी ऑप्शन सही है। कोणार्क सूर्य मंदिर हमारा उड़ीसा में है। तो दोस्तों जान लेते हैं उड़ीसा के बारे में। तो दोस्तों ये जो उड़ीसा विश्व धरोहर में जो शामिल किया गया था, जो कोणार्क मंदिर जो दोस्तों, वो 1984 में शामिल किया गया था। ठीक, 1984 में इसको शामिल किया गया था। ये उड़ीसा में है। इसका जो दोस्तों निर्माण जो कराया था, जो निर्माण कराया था वो किसने कराया था? कोणार्क सूर्य मंदिर का जो निर्माण कराया वो किसने कराया? तो दोस्तों इसको नरसिंह देव फर्स्ट ने इसकी स्थापना की या निर्माण कराया। जो दोस्तों नरसिंह देव फर्स्ट या प्रथम था वो दोस्तों गंगवंश से था, गंगवंश। और जिसका जो कोणार्क मंदिर है, इसका जो अन्य नाम की बात कर लेंगे, अन्य नाम क्या था? अन्य नाम है इसका ब्लैक पैगोडा, ब्लैक पैगोडा। ठीक, अन्य नाम ब्लैक पैगोडा। भरतपुर की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों जो केवला देव है, अभी बताया है, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। बात कर ले दोस्तों यहाँ पे मध्य प्रदेश की और सिक्किम की। यहाँ पे मध्य प्रदेश और सिक्किम की, यहाँ सिक्किम की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे कंचनजंगा, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पे दोस्तों मध्य प्रदेश में जो है दोस्तों कूनो, कूनो नेशनल पार्क, नेशनल नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क स्थित है। ये जो दोस्तों जो प्रसिद्ध है, जहां नामीबिया से चीता को लाया गया, जैसे असम में जो है उसी प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 21। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? जो ए ऑप्शन है वो दोस्तों 1946, बी ऑप्शन 1950 और जो सी ऑप्शन 1920 है, डी ऑप्शन 1949। तो सही ऑप्शन को देख लेते हैं, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो दोस्तों जो सही है वो है ऑप्शन ए, 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। तो दोस्तों इसमें जो सदस्यों की बात करें, कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो इसमें 3 सदस्य थे। बात करें नंबर 1, जो पहले जो थे वो थे दोस्तों, इसका जो थे पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस। ठीक, जो दूसरे नंबर के जो थे वो थे अलेक्जेंडर, और जो तीसरे जो थे दोस्तों वो थे क्रिप्स। बात करें दोस्तों इसके जो अध्यक्ष की बात करें, तो जो दोस्तों अध्यक्ष जो थे वो थे दोस्तों पैथिक लॉरेंस, अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ दोस्तों ये भी देख लेते हैं 1920 में, जो 1920 में जो हुआ दोस्तों, इसमें 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। यहाँ डाल देते हैं असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, आंदोलन। ये दोस्तों 1920 से, और ये दोस्तों 1922 तक चला।
ठीक, जिसकी जो शुरुआत जो की थी दोस्तों हमारे महात्मा गांधी जी ने की थी, महात्मा गांधी जी, असहयोग आंदोलन की शुरुआत। ठीक, जो दोस्तों 4 फरवरी 4 फरवरी 1922 को समाप्त हुआ था। ठीक, बात करें दोस्तों 1949 की, 1949 में दोस्तों हमारा जो संविधान था, संविधान पूर्ण रूप से बन गया था, संविधान पूर्ण रूप से बन गया था। और दोस्तों इसके बात कर लेते हैं, इसके बनने में कितना समय लगा, तो दोस्तों 2 वर्ष 11 माह और दोस्तों 18 दिन का समय लगा था। इसमें बात कर लेते हैं दोस्तों कितना जो पैसा, लगभग जो पैसा खर्च हुआ दोस्तों, लगभग में जो पैसा खर्च हुआ दोस्तों वो 64 लाख के समथिंग इसमें रुपए खर्चे में आए थे। ठीक, और बात करें दोस्तों एक रह गया 1950। 1950 की बात करें दोस्तों, भारतीय गणतंत्र की स्थापना हुई थी, भारतीय गणतंत्र की स्थापना हुई थी 1950 में। यहीं से दोस्तों 1950 के बाद 1951 की बात कर लें तो यहां से ही दोस्तों भूदान आंदोलन, भूदान आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। ठीक, जो दोस्तों शुरुआत जो की थी तो विनोबा भावे जी ने की थी, विनोबा भावे जी ने भूदान आंदोलन की शुरुआत जो दोस्तों तेलंगाना से शुरू हुई थी। क्वेश्चन 22 में की बात कर लेते हैं दोस्तों, गांधी एवं समझौता कब हुआ था। क्वेश्चन 22 की बात करें तो ए ऑप्शन है 1932 में, बी ऑप्शन है 1939 में और सी ऑप्शन है 1942 में, डी ऑप्शन 1931 में। तो जो सही आंसर है हमारा 1931, डी ऑप्शन हमारा सही है। 1931 में, मार्च 1931 में गांधी एवं समझौता हुआ था। और दोस्तों गांधी एवं समझौता 1931 में हुआ था। उसी समय दोस्तों हमारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था 1931 में। ठीक, और बात कर लेते हैं दोस्तों 1932 के बारे में पढ़ लेते हैं तो दोस्तों पूना पैक्ट, पूना पैक्ट सितंबर 1932। 1932 में दोस्तों ये महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी और बी आर अंबेडकर, अंबेडकर जी ने यरवदा जेल पुणे से शुरुआत की थी। ठीक, और बात करें सन 1939 की दोस्तों तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, ब्लॉक का गठन या स्थापना एक ही बात है, ये सुभाष चंद्र बोस, एस सी बोस जी ने की थी, यानी सुभाष चंद्र बोस जी ने। बात करें दोस्तों 1942 की तो 1942 में दोस्तों हमारा भारत छोड़ो, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी जो दोस्तों 9 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत हुई थी। और यहाँ महात्मा गांधी जी ने एक नारा दिया था, महात्मा गांधी जी ने एक नारा दिया था, करो या मरो का, यहीं पे दिया गया था, करो या मरो, करो या मरो। अगला क्वेश्चन 23वां, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ। तो दोस्तों कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन की बात कर ले, ऑप्शन ए 1931 में, बी 1929, सी 1930 और डी 1916। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है बी ऑप्शन 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। इसका अध्यक्ष की बात करें दोस्तों, अध्यक्ष जो थे वो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने पूर्ण स्वराज्य की इसमें मांग की थी। मांग जो की दोस्तों, मांग की बात कर लेंगे, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज
पूर्ण स्वराज की मांग, ठीक, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, जो दोस्तों पंजाब राजधानी लाहौर में हुआ था। ये पंजाब में हुआ जिसकी राजधानी लाहौर, पंजाब राजधानी जो लाहौर थी, ठीक, लाहौर में हुआ। इसी में दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन 1931। 1931 में दोस्तों हमारा जो हुआ है वो दोस्तों गांधी अबरन समझौता और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, यहां डाल देते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन। फर्स्ट की बात करें तो वो जो फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो दोस्तों 1930 में हुआ था, और जो द्वितीय था 1931 में हुआ था। ये दोस्तों बात कर लेते हैं, ये फर्स्ट था, फर्स्ट। और जो 1916 की बात कर लेते हैं दोस्तों, 1916 में दोस्तों लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन हुआ। यहाँ दोस्तों इसका जो अध्यक्ष था, अध्यक्ष की बात कर लेंगे तो दोस्तों जो अध्यक्ष थे वो थे अंबिका, अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। और दोस्तों इसमें जो दो दल बने थे लखनऊ अधिवेशन में, नरम दल और गरम दल में विलय हो गया, नरम दल और गरम दल में आपस में, दोनों में जो आपस में विलय हो गया था, विलय हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 224वां, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑप्शन ए की बात करें दोस्तों, सविनय अवज्ञा, ऑप्शन ए 12 मार्च 1930, ऑप्शन बी 6 अप्रैल 1930, ऑप्शन सी 1 अगस्त 1920, ऑप्शन डी फरवरी 1922। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, जो सही आंसर हमारा है वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन का ऑप्शन है वो है दोस्तों 1 अगस्त 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट इसमें बात कर लेते हैं दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन, बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जो दोस्तों स्थापना जो की थी दोस्तों एओ ह्यूम ने की थी, एओ ह्यूम ने की थी। बात करें दोस्तों 1905 की, तो 1905 में स्वदेशी, स्वदेशी स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और दोस्तों यहाँ बंगाल का विभाजन भी हुआ, बंगाल का विभाजन भी हुआ था 16 अक्टूबर, जो फिक्स डेट है वो 16 ओटीसी अक्टूबर 1905 है। बात करें दोस्तों 1906 की, तो यहाँ दोस्तों 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। जो दोस्तों स्थापना दो लोगों की, आगा खां थे और दोस्तों सलीम खां, सलीम खां थे, सलीम उल्ला खां इनका पूरा नाम था, सही सलीम उल्ला खां। बात करें दोस्तों
1907 की, तो 1907 में दोस्तों, 1907 में दोस्तों कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस का, सॉरी, विभाजन, कांग्रेस का विभाजन हुआ था। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। ये दोस्तों जो विभाजन जो हुआ था वो कहाँ हुआ, तो दोस्तों सूरत में हुआ था। जो सूरत जो है, जहां दोस्तों इनकी जो अध्यक्षता था कि कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष थे, जो वो थे रास बिहारी घोष जी थे। रास बिहारी घोष यहाँ के अध्यक्ष थे। जहां दोस्तों ये नरम दल और प्लस 2 गरम दल थे, वो अलग अलग विभाजन हो गया था इनका, नरम दल और गरम दल। जहां दोस्तों फूट पड़ गई थी नरम दल और गरम दल में, सूरत फूट भी इसको का नाम दिया गया था। यहां देख लेंगे इसे, सूरत फूट का भी नाम दिया गया, सूरत फूट का भी नाम दिया गया। जय हिंद साथियों, तो हमारी वीडियो यहीं तक समाप्त होती है। तो आगे वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जय हिंद साथियों।